जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। आपका चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा। ये चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चैप्टर को आप बहुत ही बेहतरीन तरह से देखिएगा। आपको बेहतरीन तरह से आपको हम समझाएंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ विद्युत धारा। पहला नंबर देखिए प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर का ही नाम है विद्युत धारा। आपका चैप्टर का क्या नाम है तो याद रखिएगा, आपका चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जब चैप्टर का ही नाम है तो पहले विद्युत धारा के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो समझिए प्यारे बच्चों, देखिए बोर्ड पर तो हर एक चीज़ लिखा हुआ है ना। लिख देने से यहाँ नहीं होता है, आपको समझाने से होता है। तो समझिएगा विद्युत धारा क्या होता है। जैसे देखिए आप अभी जहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे, बल्ब जल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, है ना, और तमाम सारे चीज़ें आप देखते रहे होंगे। तो ये सारा चीज़ कहाँ से होता है, बल्ब में रोशनी कहाँ से आया, जब बल्ब जला कैसे, पहले ये आप बताइए। पहले आप मुझे ये बताइए, बल्ब जला कैसे। जरूर उसमें कुछ ना कुछ गया होगा, जरूर ना कुछ उसमें एक्टिविटी हुआ होगा तो ही बल्ब जला होगा। दिमाग लगाने वाली बात है। बल्ब जला कैसे, ट्यूबलाइट जला कैसे, पंखा चला कैसे, फ्रिज चला कैसे, कूलर चला कैसे। ये सभी चीज़ें क्या है, तो ये सभी चीज़ें आपको सोचने के लायक है। सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ कारण है। इसका कारण यह है कि उसमें धारा प्रवाह हो रहा है। उसमें क्या प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, जिसे आवेश कहते हैं, है ना। जिसे हम बोलचाल के भाषा में हम करंट कह देते हैं, ना। तो आवेश क्या हो रहा है, विद्युत धारा उसमें प्रवाह हो रहा है। उसमें क्या प्रवाह हो रहा है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहा जाता है। जब तक किसी भी चालक में जब तक आवेश प्रवाह नहीं कीजिएगा तब तक वो बल्ब नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा और आपका कूलर एसी कुछ भी नहीं चलेगा। तो कभी आप सोचे थे, कभी विचार किए थे? अरे विचार कीजिए ना, कब करोगे विचार? क्लास 10th में आ गए हो, नर्सरी का बच्चा हो। अरे अभी भी सुधरो, है ना, अभी भी सुधर जाओ। कम से कम दिमाग तो लगाओ। जब दिमाग इसको खोलो, भेजा को खोजो, है ना। भगवान ने भेजा पर भेजा देकर तुझे नहीं भेजा, तो सोचोगे कहाँ से? अगर भेजा हो तो ना सोचोगे। सोचो मेरे भाई, सोचो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत धारा आपको समझ आ गया होगा। विद्युत धारा आपको हम समझा दिए, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए उसके बाद दूसरा परिभाषा क्या है, दूसरा परिभाषा है एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की संख्या को ही क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहा जाता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप ही के लिए हम कह रहे हैं, आप अगर याद कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एक होता है एम्पियर होता है, और दूसरा होता है कूलाम बटे समय होता है। याद रखिएगा, पहला होता है एम्पियर और दूसरा होता है कूलाम बटे समय होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसा बात नहीं दिख रहा होगा। ये एम्पियर है, यहाँ पे कूलाम बटे समय। कूलाम बटे समय ये क्या है, तो एम्पियर का मात्रक है। उसके बाद विद्युत धारा जो होता है ये क्या होता है, तो विद्युत धारा जो होता है ये अदिश राशि होता है। कैसी राशि होती है, तो विद्युत धारा जो होती है वह अदिश राशि होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद पदार्थ के परमाणुओं की संरचना 3 मौलिक कणों से होती है। आपको भी मालूम होगा, कोई भी पदार्थ के मौलिक जो कण होता है, पदार्थ लिखा हुआ है यहाँ पे कि पदार्थ के परमाणुओं की जो संरचना होती है, पदार्थ की जो परमाणुओं की जो संरचना होती है वह 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये 3 कण से ही मिलकर जो है पदार्थ की परमाणु की संरचना तैयार होती है। तो कौन कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यही 3 मौलिक कणों से क्या होता है, तो पदार्थ के परमाणुओं की संरचना तैयार होता है। कहीं दिक्कत प्यारे बच्चों, कहीं दुख दर्द, माथा दर्द, है ना, सर दर्द, किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि स्पष्ट यही कहा गया है कि
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होता है। परमाणु के केंद्र में क्या क्या होता है याद रखिएगा। तो परमाणु के जो केंद्र में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, तो परमाणु और न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है, परमाणु के केंद्र में होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो परमाणु के केंद्र में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो नाभिक कहते हैं। कहने मतलब यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो नाभिक के केंद्र में होता है। नाभिक के कहाँ चला गया, हाँ, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होता है। परमाणु के केंद्र में होता है। कौन कौन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे नाभिक कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु तथा न्यूट्रॉन, अरे यार सॉरी एक मिनट, परमाणु तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे नाभिक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और नाभिक जो होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जो नाभिक होता है यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे हम रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा रब करते हैं और यहीं पे हम आपको बताते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहा है, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, तो नाभिक के चारों ओर क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, तो नाभिक के चारों ओर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने अपने कक्षों में क्या करता है, तो चक्कर लगाते रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रश्न भी यहाँ से नहीं पूछेगा। सिर्फ याद रखना है कि ये सभी नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद ये रखिएगा कि नाभिक के चारों ओर जो होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या करता है, तो नाभिक के सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो वो चक्कर लगाते रहता है। अपने अपने कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। कौन सा चक्कर लगाता है, याद रखिएगा, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद परमाणु पर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। याद रखिएगा कि परमाणु पर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, तो बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। याद रखिएगा, परमाणु पर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। परमाणु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। इसलिए परमाणु क्या होता है, तो उदासीन होता है। क्या होता है, तो विद्युता उदासीन होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आवेश का स्थानांतरण के बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर रब करने वाला भी जो है कुछ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा और बहुत बेहतरीन से आपको समझा भी देंगे। चलिए, जैसे कहने का मतलब यह है कि आवेश का स्थानांतरण है कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम भेज सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम भेज सकते हैं। जैसे कहने मतलब यह है कि दो हम लिए, एक कांच की छड़ लिए। देखिए प्यारे बच्चों, लिखा हुआ तो यहाँ बहुत चीज़ है, ठीक है, लिखा हुआ तो बहुत सारा चीज़ होता है। बोर्ड पर तो हर एक चीज़ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आप छाप लीजिएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। मेन मुद्दा होता है प्यारे बच्चों समझाना, मेन मुद्दा होता है आपको समझाना। जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक हम समझाते रहेंगे, ठीक है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, समझिएगा। ये क्या है, एक कांच की छड़ लेते हैं। देखिए आप समझिएगा, एक कांच की छड़ लेते हैं, मान लीजिए ये कांच की छड़ है। चलिए ये मान लेते हैं कांच की छड़ है, ठीक है, ये कांच की छड़ है। ये क्या है, तो कांच की छड़ है, कांच की छड़, ये कांच की छड़ है। और दूसरा हम लेते हैं, दूसरा रेशम का कपड़ा, एक लेते हैं रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, ठीक है, यह है रेशम का कपड़ा। और कांच की छड़ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज है, याद रखिएगा, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज है और रेशम के कपड़ा पर जो धनात्मक चार्ज है, धनात्मक आवेश है। चार्ज बोलिए, आवेश बोलिए, चार्ज इंग्लिश में हो गया, आवेश हिंदी में हो गया, ठीक है, आवेश इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इस पर। चलिए, इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ पर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है। कांच की छड़ पर कैसा चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। कांच के छड़ पर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। जब कांच की छड़ पर समझिएगा, बढ़िया से समझिए, जब कांच पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब कांच पर इलेक्ट्रॉन है तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर लगना जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर जब लगना जाता है, जब एक दूसरे से लगना जाता है, तो क्या होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, और इस पर प्रोटॉन चार्ज होता है, इस पर जो होता है प्रोटॉन होता है, इस पर प्रोटॉन चार्ज होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर प्रोटॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन कहने मतलब यह है, जब कांच की छड़ को लगना गया तो इस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज था, तो जैसे ही लगना गया वो वैसे ही क्या हुआ, तो वैसे ही जो है इस पर रेशम के कपड़ा पर इलेक्ट्रॉन चार्ज चला गया, जिसके कारण इस पर ऋण आवेश हो गया, जिसके कारण जो है ऋण आवेश हो गया, जिसके कारण ये ऋण आवेश हो गया। और इस पे और ये जो रेशम का कपड़ा था, ये जो रेशम का कपड़ा था, इस पर पहले से धनात्मक चार्ज था, पहले से धनात्मक आवेश था। और जब कांच की छड़ को लगना गया, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर लगना गया, तो रेशम के कपड़ा पर जो चार्ज था, वो क्या हो गया, तो वो चला गया कांच की छड़ पर, तो कांच की छड़ पर धनात्मक चार्ज हो गया, और वही जो है वही रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक चार्ज हो गया। यही होता है आवेश का स्थानांतरण, कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद आवेश संरक्षित सिद्धांत का मतलब यह है कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप नष्ट कर सकते हैं। आवेश को आप ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप आवेश को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ समझिए, आवेश का संरक्षित सिद्धांत, तो आवेश को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश को आप भेज सकते हैं। उसी को कहा जाता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद चलिए अगला समझते हैं। अगला समझेंगे चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में। हम समझेंगे। चलिए, चालक पदार्थ पहले समझेंगे चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ किसे कहेंगे, तो चालक पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो जाए, जिससे प्रवाह हो जाए, उसी को चालक पदार्थ कहेंगे। कहने मतलब यह है कि आप जहाँ पे बैठे हैं, तो आप बैठे स्टडी कर रहे हो, तो जो बल्ब जल रहा है उस पर करंट आया होगा, उसमें तो आवेश आया होगा, तो किसी के माध्यम से आया होगा, किसी चालक तार के माध्यम से आया होगा। जब तक तार नहीं होगा तो वो आवेश आ ही नहीं सकता है। तो जैसे वो तार में आवेश प्रवाह हुआ, उसी को कहा जाता है, उसी को चालक कहा जाता है। आगे समझ में, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए उसी को चालक कहते हैं। क्या ये मार्कर से विद्युत धारा प्रवाह होगा? नहीं होगा। ये मार्कर से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, इसलिए ये चालक नहीं होगा। जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो जाए उसी को चालक कहेंगे, और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो उसी को क्या कहेंगे, उसी को विद्युत रोधी कहेंगे। विद्युत रोधी मतलब होता है जो विद्युत को रोक दे, समझिए। विद्युत रोधी इसका नामे में ही छुपा हुआ है ना, विद्युत रोधी मतलब होता है विद्युत प्लस रोधी। कहने का मतलब यह है जो विद्युत को रोक दे उसी को विद्युत रोधी कहते हैं। जो विद्युत को रोक दे उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह ना हो उसी को विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है, जैसे एग्जाम्पल में लिए तांबा क्या है, तो तांबा का तार यूज होता है, उसे करंट आता है तो वो क्या चालक हो जाएगा। चांदी क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। लोहा में जो होता है विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है, आवेश प्रवाह हो जाता है, उसी को चालक कहेंगे। इस्पात में भी हो जाता है। मनुष्य या जानवर स्वयं जो है वह स्वयं क्या है, तो स्वयं वो क्या है, तो वो स्वयं क्या है, चालक है। क्या आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? जानवर को करंट लगता है कि नहीं लगता है? तो लगता है। तो करंट कैसे लगा? चालक का मतलब यह है जब भी किसी मनुष्य को या जानवर को करंट लगा, कैसे लगा, तो जरूर कोई बात है, तो उसमें आवेश प्रवाह हुआ तो ना, उसका शरीर में आवेश प्रवाह हुआ तो ना करंट लगा। ऐसे करंट नहीं लगता। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट आप देखे होंगे पेल्सिन में होता है, ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद अशुद्ध जल हो गया, अशुद्ध जल हो गया। आर्द्र हवा हो गया, आर्द्र मतलब जो है भींगी हवा है ना, कहने मतलब यह है जब बारिश होती है तो उस समय जो है, उस समय क्या होता है, उसमें जो है उस समय जो है क्या हो सकता है, तो उसमें जो है करंट प्रवाह हो सकता है, करंट जो है प्रवाह हो सकता है। ठीक है, पृथ्वी हो गया, स्वयं पृथ्वी क्या है, तो ये चालक है, ये क्या है, तो चालक है। उसके बाद विद्युत रोधी पर्दा, जिससे कि आवेश का प्रवाह ना हो, जिससे कांच में क्या आवेश का प्रवाह होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है सॉरी, चलिए उसके बाद विद्युत रोधी पदार्थ में कांच आ गया, मोम आ गया, लाह आ गया, चमड़ा आ गया, चमड़ा। उसके बाद चमड़ा ना होता है, चमड़ा में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एबोनाइट हो गया, एबोनाइट का लब्बर, एबोनाइट अभी बताए थे, एबोनाइट हो गया, लब्बर हो गया, लकड़ी हो गया, अशुद्ध जल हो गया, शुद्ध जल हो गया। अशुद्ध जल में करंट प्रवाह हो जाएगा, और याद रखिएगा अशुद्ध जल में करंट का प्रवाह हो जाएगा, पर शुद्ध जल में करंट का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रुई हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता है। रेशम हो गया, सूखी हवा हो गया, सूखी हवा में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, बल्कि आर्द्र हवा में, भींगी हवा में जो है विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। उसके बाद कागज हो जाएगा, चीनी मिट्टी हो जाएगा। अच्छा चलिए बताइए, आप लोग बताइए, चीनी मिट्टी देखें आप, चीनी मिट्टी देखें आप, नहीं देखें तो गौर कीजिएगा, जब देखिएगा पोल पर, ठीक है, बाहर निकलिएगा, अपने घर से बाहर निकलिएगा, अपने घर से बाहर क्यों निकलिएगा, आपके यहाँ भी होगा, उसमें देखिएगा फ्यूज का जो होता है ना, फ्यूज में जो दो गो लगा हुआ रहता है ना। चलिए फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज देखे होंगे, आपके घरों में भी लगा होता है। ठीक है, चलिए उसको देखिएगा, वो जो फ्यूज दो गो लगा हुआ रहता है, उसमें देखिए वो जो बना होता है, उसका वो जो फ्यूज बना होता है, इस प्रकार से जो फ्यूज बना होता है, ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से जो फ्यूज बना होता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जो फ्यूज बना होता है, इसमें जो होता है, ये फ्यूज जो बना होता है, ये चीनी मिट्टी का बना होता है। और चीनी मिट्टी जो होता है, चीनी मिट्टी का ये खासियत है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए वो चीनी मिट्टी का ही बनाया जाता है। आप पोल वगैरह पर देखेंगे, बड़का पोल पर लगा रहता है, इस प्रकार से देखिएगा, बड़का पोल पर लगा रहता है, इस प्रकार से जब बड़का पोल पर लगा रहता है, पोल पर जो लगा हुआ रहता है, और इसके द्वारा तार को खींचा जाता है, इसके बीच से, है ना। तो इससे क्या होता है, इसमें जो है कहने का मतलब ये लगा दिया जाता है ना, तो क्या होता है, पोल जो लोहा का पोल होता है, तो उसमें क्या होता है, करंट नहीं था, लोहा के पोल में करंट नहीं आता। अगर ये चीनी मिट्टी का यूज नहीं किया जाता तो लोहा में करंट आ जाता है। ठीक है, तो चीनी मिट्टी जो होता है वो, इसका यही खासियत है कि वो आवेश को रोक देता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह को रोक देता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहीं तक आज रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।